हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके सिद्धांत का क्या नाम है, ठीक है ना। तो देखिए, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब देख लेते हैं। देखिए, कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया गया। यानी कि देखिए, इन्होंने जो अपना सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया तो 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद उसमें 1981 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में संशोधन भी किया। अब ये समझ लेते हैं। देखिए, नैतिक व्यवहार या जो नैतिक व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज हो जाती है, क्या नैतिक जन्मजात होता है, यानी जो नैतिक व्यवहार होता है, जैसे हमें किसी की मदद करनी चाहिए या हमें अच्छे काम करना चाहिए, तो इस तरह जब बच्चा जन्म लेता है क्या उसे वो चीजें पता होती है? नहीं, वो शून्य होता है, यानी उसमें जो नैतिक भावना होती है वो शून्य होती है। फिर जब जन्म लेता है, सब परिवेश में रहता है, सबके परिवेश में रहता है, देखता है कि नैतिकता करनी चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चा समाज में रह के नैतिकता सीखता है, यानी नैतिक विकास उसका समाज में होता है, ना कि जन्मजात होता है, ठीक है ना। अब ये समझ लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है, नैतिकता का मतलब क्या होता है। देखिए, नैतिकता का मतलब ये होता है कि हम किसी की मदद करें, किसी से अच्छा, किसी का कार्य करें, किसी से अच्छे से पेश आए, ठीक है ना। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल में जाते हैं तो वहां पे टीचर क्या करती हैं, बच्चों को पहले देखिए नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, फिर उसके बेनिफिट बताती हैं कि देखिए एक बच्चा था, उसने ऐसा किया, एक बूढ़ा आदमी था, उसकी मदद की, और बाद में पूरा पाठ पढ़ाने के बाद वो क्या करती हैं कि समझाती हैं कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, कोई औरत है उसको ज़रूरत है हमारी मदद की तो उसकी मदद करनी चाहिए, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए। तो इस तरह से नैतिकता हम कहाँ सीखते हैं, हम जो हमारा माहौल होता है, जो हमारा परिवेश होता है, बच्चा अपने घर में सबसे पहले सीखता है, अपने माँ से सीखता है, अपने पिता से सीखता है, फिर अपने घर से सीखता है, फिर अपने जब वो समाज में जाता है तो वो समाज से सीखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नैतिकता क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है, वो अर्जित की जाती है। अब देखिए, इसमें जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, उन्होंने 1927 से 1987 के नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं और 6 चरण में विभाजित किया है और उन्होंने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ, अब क्या है, देखिए जीन पियाजे जी ने क्या किया, उन्होंने बच्चों पे ही किया, लेकिन किसके, तो अपने बच्चों पर। अब इन्होंने क्या किया, बच्चों पर तो किया लेकिन खुद के बच्चों पर नहीं किया था, मगर बच्चों पर किया था। तो कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी कि इन्होंने 20 बरस तक प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें 3 क्या होते हैं, कि इनके 3 प्रकार होते हैं जिसमें 6 चरण होते हैं और इन 6 चरणों में हर एक चरण में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने अपने पूरे चरण में अधिक परिपूर्ण होते हैं। और बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, हम देख लेते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नैतिकता का सिद्धांत होता क्या है, नैतिकता क्या होती है।
तो ये वो गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। यानी क्या होता है नैतिकता, कि इसमें बच्चा ये सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें हमें करनी चाहिए। ये चीज बच्चा किसमें सीखता है, तो नैतिकता में सीखता है। उसमें जब नैतिकता का गुण आता है तो बच्चा ये चीज सीख लेता है। अब देखिए नैतिक दुविधा ये क्या होता है, तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है या बड़ों के साथ भी क्या होता है, नैतिक दुविधा होती है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। जब उसको वही जो सही काम होता है वही जब उसको नुकसान पहुंचाता है तो वो उसके लिए गलत हो जाता है। अब वो वहां पे उसको दुविधा हो जाती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नैतिक दुविधा हो जाती है। जैसे हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। जैसे हिंज नाम का एक व्यक्ति था और उसकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब वो डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर कहता है कि एक दवा है जिससे आपकी पत्नी बच सकती है, अन्यथा आपकी पत्नी नहीं बच सकती है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करता है, जितने भी पैसे होते हैं वो लेके चल देता है दवा लेने के लिए। लेकिन जब वहां पे पहुंचता है जिसके पास दवा होती है वो मान के चलिए कि उसने अभी अभी उसका आविष्कार किया, उसका बहुत ज्यादा प्रयास किए, बहुत ज्यादा अपना टाइम दिया और वो दवा बहुत ही मतलब उसने मान लीजिए कि अभी वो मार्केट में नहीं आई थी, दवा सिर्फ उसी के पास थी, उसने बनाई थी। अब इन्होंने कहा हमें वो दवा चाहिए, उन्होंने नहीं दी क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और उसने अपनी पूरी पूंजी उस दवा में लगा दी थी, ठीक है। अब वो ये सोच रहे हैं, जो हिंज है वो ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये दवा नहीं मिलती है तो मेरी बीवी मर जाएगी और अगर ये दवा मैं लेता हूं तो ये दे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए सुनिए बात, तो अब इन्होंने क्या सोचा, अब उस दवा के लिए चोरी करने के लिए इन्होंने सोच लिया कि मैं इसको चोरी कर लूंगा और मैं अपनी बीवी को खिला दूंगा। यानी जब उनकी तबीयत खराब थी तो दवा को तो खिलाना था, तो खिला दूंगा तो मेरी बीवी ठीक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नैतिक दुविधा हो गई। हालांकि चोरी करना तो बुरा होता है, चोरी करने से क्या होता है, अगर आप बच्चों के सामने चोरी करेंगे वैसे ही छाप बच्चों पे पड़ेगी और बच्चा भी चोरी करने के लिए सोचेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी कर ली। हालांकि देखिए गलती इनकी भी नहीं थी क्योंकि इनकी बीवी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मजबूरन उन्होंने चोरी की। लेकिन अगर देखा जाए जिन्होंने दवा बनाई तो उनकी भी क्या गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, अपनी मेहनत लगा दी, जो भी उनके पास था सब कुछ उस दवा के आविष्कार में उन्होंने लगा दिया। तो यहाँ पे गलती दोनों की नहीं है। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब इंसान समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए कि गलत करना चाहिए, कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, तो जब वो समझ नहीं पाता तो वो क्या हो जाता है, वो नैतिक दुविधा हो जाती है, ठीक है ना। अब ये कहानी जब आप बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे कि चोरी करना तो बुरी बात है, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक एज आती है तब बच्चा ये नहीं सोचता है, बच्चा अपना फायदा और नुकसान सोचता है। जहां पे नुकसान होगा वहां पे वो क्या करेगा, वो नियम को तोड़ देगा, कानून को तोड़ देगा, ठीक है ना। तो यही चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए नैतिक तर्क करना, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्क करना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, हिंज ने चोरी को चुना। जैसे कि अभी कहानी हमने बताई उसमें हिंज ने क्या किया, उसमें हिंज ने चोरी को अपना लिया क्योंकि उसमें उनका फायदा था, उससे उनकी बीवी की जान बच रही थी। अब देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की है। किन्होंने की है, तो कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने आविष्कार में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है और इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है,
ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने स्त्री और पुरुष को अलग कर दिया, जबकि समान मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्त्री कर सकते, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती। आज तो स्त्री लड़की यानी लोग चांद पे पहुंच गए हैं और अभी भी ये सोच बनी हुई है, तो यहाँ पे इनकी आलोचना हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए गए हैं। कितने लेवल बताए गए हैं? तो 3 लेवल बताए गए हैं और हर लेवल में 2-2 चरण हो जाते हैं। ठीक है। तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज कितने से कितने तक है? तो 4 से 10 वर्ष है। तो इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्क करना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। यानी जब बच्चा 4 से 10 साल का होता है, देखिए जन्मजात तो होती नहीं है, नैतिकता बच्चों में जन्मजात नहीं होती है, वो जब सबके संपर्क में आते हैं तभी उनमें नैतिकता आती है। जब उन्हें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपसे कोई बड़ा है तो उससे सलाम करो, नमस्ते करो, इनके पैर छुओ, इस तरीके से बच्चों को नैतिकता बताई जाती है, इनकी मदद करो, तो बच्चा सीखता है। लेकिन हर एक अवस्था में बच्चा अलग अलग रीजन से सीखता है। अब यहाँ पे देखिए 10 यानी 4 से 10 वर्ष, तो इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है, यानी शून्य होती है। और बच्चे सही गलत के बारे में क्या कर पाते हैं? तो वो उनको पता नहीं होता है। और इस अवस्था में क्या होता है? दूसरे लोगों के मान को, यानी कि जैसे मम्मी ने कह दिया कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम पे मार पड़ेगी, और अगर तुमने होमवर्क कर लिया तो तुमको क्या है? तुमको इनाम मिलेगा। ठीक है। या कोई आया है, अगर उससे तुमने नमस्ते या सलाम नहीं किया तो तुमको डांट पड़ेगी। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा डर गया, उसको यह है कि मैं कोई आएगा तो मैं उससे नमस्ते करूंगा, मैं उससे सलाम करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है? मुझे चॉकलेट मिलेगी, मुझे चॉकलेट मिलेगी। इस लालच में बच्चा क्या करेगा? वो नैतिकता का भाव दिखाएगा, लेकिन उसमें है नहीं, अभी उसमें शून्य है। और देखिए इस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता और साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब इसमें क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह भी चोरी करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इस एज में बच्चा होता है तो सबसे पहले जो स्टेज हो जाती है वो दंड एवं सजा हो जाती है, कि अगर बच्चा गलत काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी, अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसे इनाम मिलेगा। जैसा कि उसकी मम्मी ने कहा तुम होमवर्क करो तो तुमको इनाम मिलेगा, और अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम पर मार पड़ेगी। तो बच्चे ने कैसे नैतिकता सीखी? बच्चे ने दंड और आज्ञा पालन से क्या सीखा? तो नैतिकता सीखी। अब देखिए साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, तो इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। क्या होता है? जैसे देखिए एक बच्चे ने अगर दूसरे बच्चे का बैग फाड़ दिया तो दूसरे बच्चे ने भी इसकी किताब फाड़ दी। यानी कि देखिए क्या होता है कि जब इस एज में होता है बच्चा तो वो ये नहीं देखता है, उसको अगर आपने हल्के से टच कर दिया तो बच्चा आपको टच कर देगा। अगर आपने इस हिसाब से बच्चे को कि हम इसको मारने जा रहे हैं, बच्चा भी आपको मार लेगा। स्कूल में आप देखिए, अब एक बच्चे ने एक बच्चे का टिफिन उठा के खा लिया, यानी उसका लंच कर लिया, तो उसने क्या किया? उसका भी लंच कर लेगा। लंच नहीं मिलेगा तो उसका बैग फाड़ देगा, बैग नहीं मिलेगा तो उसकी बुक फाड़ देगा, उसकी पेंसिल तोड़ देगा। बहरहाल वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, क्योंकि जैसे को तैसा वाला भाव इसमें रहता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देख लेते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी एज क्या है? तो इसकी एज आपकी हो जाती है 10 से 13 वर्ष। तो यह है कन्वेंशियल स्टेज। तो इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। अब इसमें बच्चा क्या करता है आप लोग समझ लें। देखिए इसमें इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुक्ता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित कर का यानी कर गोल्डन रूल का विचार भी इस अवस्था में आता है। अब देखिए जो ये अवस्था हो जाती है,
तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अपने आप को अच्छा, कि मैं सबसे अच्छा हूँ, यानी घर में भी सबसे अच्छा हूँ, मेरी सब लोग तारीफ करें और मुझसे अच्छा कोई नहीं है। अगर इस एज के बच्चे हैं और आप दो बच्चे हैं और आप एक की तारीफ कर दें, या एक एज के नहीं है, एक छोटा बच्चा और एक इस एज का है, और आप छोटे बच्चे की तारीफ करके देखें, वो चिढ़ जाएगा बच्चा कि मेरी ही तारीफ करें, क्योंकि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। और स्कूल में भी जाएगा कि जितनी टीचर्स हैं वो मुझे ही समझे, मुझे ही माने। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो बच्चा भले इतना अच्छा पढ़ने में ना हो, और अगर आपने दूसरे बच्चे की तारीफ कर दी तब भी वो नाराज हो जाएगा कि उसको मैडम ने या उसको सर ने क्यों गुड कह दिया, मुझे क्यों नहीं कहा, जबकि मैं सबसे अच्छी हूँ या मैं सबसे अच्छा हूँ। तो इस स्टेज में ये चीज होती है। उसके बाद देखिए कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पर पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए क्या है, इस अवस्था में कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता भी होती है, क्योंकि देखिए बच्चा क्या करता है, जब उसे लगता है कि हमको इस चीज से नुकसान है, इसमें फायदा नहीं है, तो बच्चा वो काम नहीं करेगा। अब जैसे है कोई बच्चा, किसी बच्चे के पापा हैं, वो गए रेड लाइट पे और उनका किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो बच्चा वहां पे नहीं जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जाएंगे ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने ये चीज सीख ली। अब देखिए उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी पास कन्वेंशनल स्टेज, तो ये कब से कब तक होती है, तो 13 वर्ष से ऊपर, या कह लीजिए 13 वर्ष से 16 वर्ष, ठीक है ना। तो इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। अब बच्चा जब इस स्टेज में होता है तो वो ये नहीं देखता है, उसको ये रहता है कि हमें किस चीज में बेनिफिट है, जिस चीज में बेनिफिट है तो वही चीज बच्चा अपनाएगा। अगर उस चीज में उसको बेनिफिट नहीं है तो बच्चा वो काम नहीं करेगा। ये कौन सी है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता हो जाती है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें किशोरियां मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, अगर किसी के नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। यानी यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि जितने नियम बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, अगर मुझे उस चीज से नुकसान है, उस चीज से फायदा नहीं हो रहा है, तो हमें कानून को तोड़ देना चाहिए। ये नहीं है कि वही जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है, जमानों से चली आ रही है, हम उसको अपनाएं, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। जरूरी नहीं है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो सही ही हो, है ना। तो जब वो सही नहीं है तो हम उसको कैसे अपना लेंगे, और जब हम उसका खंडन भी करेंगे, क्यों नहीं खंडन करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि उस चीज से हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। फिर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, इसमें किशोर दूसरों के अनुसार व्यवहार करता है, इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। देखिए इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा देखिए जैसे देशभक्ति की भावना इसमें बहुत होती है। इस एज में क्या करते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, बलिदान कर देते हैं अपने आप को, और दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि हमारे घर में किसी को परेशानी ना हो, किसी को दुख ना, अपने पे ले लेगा बच्चा, लेकिन क्या करेगा, दूसरों को जो उसके अपने होंगे उसको परेशान हाल में वो बच्चा नहीं देख सकता। किस एज में नहीं देख सकता, तो 13 वर्ष के बाद की एज में वो नहीं देख सकता। वो ये सोचता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सब मेरे पे आ जाए, लेकिन मेरे परिवार वालों के साथ, मेरे घर वालों के साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो ये चीजें, इन चीजों को देखिए इस तरह से देखा गया है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम तो नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक अवस्था सिद्धांत। और इन्होंने कब दिया, तो 1969 ईस्वी में, और इसके बाद इसने संशोधन भी किया 1981 और 84 में इन्होंने संशोधन किया। फिर उसके बाद इनके जो 3
3 चरण हो जाते हैं और उस हर चरण में 2-2 स्टेज हो जाते हैं। उनको हम लोगों ने देखा। देखिए क्या है, 3 लेवल बताए हैं और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, तो इस तरह से 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों के लिए सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके सीटेट, सुपरटेट और भी जितने टीचर से रिलेटेड एग्जाम है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित जैसे जीन पियाजे हो गया और जो हम लोग अभी कोहल बर्ड्स इनके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जितने भी ये टॉपिक हैं इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते आप लोग चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।